हमारा संविधान बाई सुभाष कश्यप। प्रवेश संविधान क्या है? किसी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी साँचा ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। यह राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों की स्थापना करता है, उसकी शक्तियों की व्याख्या करता है, उसके दायित्वों का सीमांकन करता है और उसके पारस्परिक तथा जनता के साथ संबंधों का विनियमन करता है। लोकतंत्र में प्रभुसत्ता जनता में निहित होता है। आदर्शतः जनता ही स्वयं के ऊपर शासन करती है, किंतु प्रशासन की बढ़ती हुई जटिलताओं तथा राष्ट्रीय रूपी राज्यों के बढ़ते हुए आकार के कारण प्रत्यक्ष लोकतंत्र अब संभव नहीं रहा। आजकल के प्रातिनिधिक लोकतंत्रों में जनता इस बात का निर्णय करती है कि उस पर किस प्रकार से तथा किसके द्वारा शासन हो। जनता अपनी प्रभुसत्ता का सबसे पहला तथा सबसे बुनियादी अनुप्रयोग तब करती है जब वह अपने आप को एक ऐसा संविधान प्रदान करती है जिसमें उन बुनियादी नियमों की रूपरेखा दी जाती है जिनके अंतर्गत राज्य के विभिन्न अंगों को कतिपय शक्तियाँ आंतरिक की जाती हैं और जिनका प्रयोग उनके द्वारा किया जाता है। संघीय राज्य व्यवस्था में संविधान अन्य बातों के साथ साथ एक और परिसंघीय या संघ स्तर पर और दूसरी ओर राज्यों या इकाइयों के स्तर पर राज्यों के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का निपुण परिसीमन और वितरण करता है। किसी देश के संविधान को इसकी ऐसी आधार विधि भी कहा जा सकता है जो उसकी राज्य व्यवस्था के मूल सिद्धांत विहित करती है और जिसकी कसौटी पर राज्य की अन्य सभी विधियां तथा कार्यपालक कार्यों को उनकी विधानमता तथा वैधता के लिए कसा जाता है। प्रत्येक संविधान उसके संस्थापकों तथा निर्माताओं के आदर्शों, सपनों तथा मूल्य का दर्पण होता है। वह जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्राकृतिक अवस्था एवं आकांक्षाओं पर निर्धारित होता है। संविधान को एक ऐसा जड़ दस्तावेज मान लेना ठीक नहीं होगा, क्योंकि संविधान केवल वही नहीं जो संविधान के मूल पाठ में लिखित है। संविधान सक्रिय संस्थानों का एक ऐसा संजीव संगठन है। यह निरंतर पनपता रहता है, पल्लवित होता रहता है। हर संविधान इसी बात से अर्थ तथा तत्व ग्रहण करता है कि उसे किस प्रकार अमल में लाया जा रहा है। बहुत कुछ इस पर निर्धारित है कि देश के न्यायालय किस प्रकार उसका निर्वाचन करते हैं तथा उसके अमल में लाने की वास्तविक प्रक्रिया में उसके चारों ओर कैसी पारपाटियाँ तथा प्रथाएं जन्मित और पनपती हैं। संवैधानिक विधि। संवैधानिक विधि सामान्यतः संविधान के उपबंधों में समाविष्ट देश की मूलभूत विधि का द्योतक होती है। विशेष रूप से इसका सरोकार राज्य के विभिन्न अंगों के बीच और संघ तथा इकाइयों के बीच शक्तियों के वितरण के ढांचे की बुनियादी विशेषताओं से होता है। किंतु आधुनिक संवैधानिक विधि में ख़ास तौर पर स्वाधीन प्रतिनिधि लोकतंत्रों में मूल्य, मानव अधिकारों और नागरिकों तथा राज्य के परस्पर संबंधों पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। इसके अलावा संवैधानिक विधि के स्रोतों में संविधान का मूल पाठ ही सम्मिलित नहीं होता। इसके संवैधानिक निर्णायन विधि परिपाटियाँ और कतिपय संवैधानिक उपबंधों के अंतर्गत बनाए गए अनेक कानून भी सम्मिलित होते हैं। संविधानवाद। संविधानवाद एक ऐसा राज्य व्यवस्था की संकल्पना है जो संविधान के अंतर्गत हो तथा जिसमें सरकार के अधिकार सीमित और विधि के अधीन हो। स्वेच्छाधारी, सत्तावादी अथवा
कारवादी जैसे शासकों के विपरीत संवैधानिक शासन प्रायः लोकतांत्रिक होता है तथा लिखित संविधान के द्वारा निर्मित होता है। लिखित संविधान में राज्य के विभिन्न अंगों की शक्तियाँ तथा उसके दायित्व की परिभाषा तथा सीमांकन होता है। लिखित संविधान के अंतर्गत स्थापित सरकार शंकुश सरकार ही हो सकती है, लेकिन यह भी संभव है कि किसी देश में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। लिखित संविधान तो होता है लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था ना होता। कहा जाता है कि उनके पास संविधान है किंतु वह पर संविधानवाद नहीं है। ऐसे उदाहरण हैं जैसे ब्रिटेन, जहां लिखित संविधान नहीं है किंतु लोकतंत्र और संविधानवाद है। भारत का संविधान। हमारा वर्तमान संविधान भारत का प्रथम संविधान जो भारत के लोगों द्वारा बनाया तथा स्वयं पर समर्पित किया गया। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। यह 26 जनवरी 1950 से पूर्ण रूप से लागू हो गया। संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। इस समय जो पाठ हमारे सामने है वह इसका समय समय पर संशोधित रूप है, जिसमें कुछ अनुच्छेद संशोधनों के द्वारा निकाल दिए गए और कुछ के साथ का, खा, गा आदि करके नए अनुच्छेद जोड़ दिए गए, किंतु संदर्भ में सुभीते की दृष्टि से संविधान के भागों और अनुच्छेदों की मूल्य संख्या में परिवर्तन नहीं किया गया। इस समय गणना की दृष्टि से कुल अनुच्छेद 1 से 395 तक वास्तविक 448 हो गए हैं। अनुसूचियाँ 8 से बढ़कर 12 हो गई हैं। पिछले 53 वर्षों में 94 संविधान संशोधन विधेयक पारित हो चुके हैं। संविधान के स्रोत। भारत के संविधान के स्रोत नाना विधि तथा अनेक हैं। यह देशी भी है तथा विदेशी भी है। संविधान निर्माताओं ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि वे नितंत्र स्वतंत्र रूप से यह एकदम नए सिरे से संविधान लेख नहीं कर रहे। उन्होंने जानबूझकर यह निर्णय लिया था कि अतीत की अपेक्षा न करके पहले से ही स्थापित ढांचे तथा अनुभव के आधार पर ही संविधान को खड़ा किया गया। भारत के संविधान का एक समावित विकास हुआ। यह विकास कतिपय प्रयासों में पारस्परिक प्रभाव का परिणाम था। स्वाधीनता के लिए छोड़े गए राष्ट्रवादी संघर्ष के दौरान प्रातिनिधिक एवं उदारदायी शासन संस्थानों के लिए विभिन्न मांगें उठाई गईं और अंग्रेज शासकों ने छींक कर बड़ी कंजूसी के समय समय पर थोड़े थोड़े संवैधानिक सुधार किए। प्रारंभिक अवस्था में यह प्रक्रिया अति अविकसित रूप में थी, किंतु राजनीतिक संस्था निर्माण विशेष रूप से आधुनिक विधानमंडलों का सूत्रपात 1920 के दशक के अंतिम वर्ष में हो गया था। वास्तव में संविधान में कुछ उपबंधों के स्रोत तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी तथा अंग्रेजी राज के शौशव काल से ही खोजे जा सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख स्पष्ट रूप से महात्मा गांधी का प्राचीन भारतीय स्वशासी संस्थानों से प्रेरित होकर किया गया था। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों में उन्हें अब और अधिक सार्थक तथा महत्वपूर्ण बना दिया गया। कतिपय मूल अधिकारों का सबसे पहले 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुंबई अधिवेशन में की गई थी। भारत के राज्य संघ विधेयक में, जिसे राष्ट्रीय सम्मेलन ने 1925 के अंतिम रूप दिया था, विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति, सभा करने और धर्म पालन की स्वतंत्रता जैसे अधिकारों की एक विशिष्ट घोषणा सम्मिलित थी। 1927 में कांग्रेस ने मद्रास के अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें कुल अधिकारों की मांग को दोहराया गया था। सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा 1928 में नियुक्त मोतीलाल नेहरू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट की घोषणा की थी।
भारत की जनता का सर्वोपरि लक्ष्य न्याय, सीमा और अधीन मूल मानव अधिकार प्राप्त करना है। यह उल्लेखनीय है कि नेहरू कमेटी की रिपोर्ट जो 19 मूल अधिकार शामिल किए गए थे, उनमें से 10 को भारत के संविधान में बिना किसी खास परिवर्तन के शामिल कर लिया गया। 1931 में कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में पारित किया गया प्रस्ताव में न केवल मूल अधिकारों को बल्कि मूल कर्तव्यों भी विशिष्ट रूप से उल्लेख किया गया था। 1930 में प्रस्ताव में वर्णित अनेक सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों को संविधान के निर्देशक तत्वों में समाविष्ट कर लिया गया। मूल अधिकारों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, किंतु बाद में 1976 में संविधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस वर्ष पर भी एक नया अध्याय संविधान में जोड़ दिया गया। संविधान में संसद के प्रति उदारदायी संसदीय प्रणाली, अल्पसंख्यकों के लिए रक्षा उपायों और संघीय राज्य व्यवस्था की जो व्यवस्था रखी गई, उसके मूल स्रोत भी 1928 की नेहरू कमेटी रिपोर्ट में मिलते हैं। अंततः कहा जा सकता है कि संविधान का लगभग 75% अंश भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, जिसमें बदली हुई परिस्थितियों ने अनुकूल रूप अवशासक संशोधन मात्र किए गए थे। राज्य व्यवस्था का बुनियादी ढांचा तथा संघ एवं राज्यों के संबंधों में आपात स्थिति की घोषणा आदि को विनियमित कराने वाले उपबंध अधिकांशतः 1935 के अधिनियम पर आधारित थे। देशी स्रोतों के अलावा संविधान सभा के सामने विदेशी संविधानों के अनेक नमूने थे। निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। विधायिका के प्रति उदारदायी मंत्रियों वाली संसदीय प्रणाली अंग्रेजों से आई और राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति तथा संघ की रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निर्हित करना और राष्ट्रपति के राज्यसभा का पदेन सभापति बनाने के उपबंध अमेरिकी संविधान पर आधारित थे। कहा जा सकता है कि अमेरिकी संविधान में सम्मिलित अधिकार पत्र भी हमारे मूल अधिकारों के लिए प्रेरक का स्रोत था। कनाडा के संविधान ने अन्य बातों के साथ साथ संघीय ढांचा और संघ तथा राज्यों के संबंधों एवं संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित उपबंधों को प्रभावित किया। सप्तम सूची में समावर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य तथा समागम, वित्त आयोग और संसदीय विशेषाधिकारों से संबंधित उपबंध संभवतः ऑस्ट्रेलियाई संविधान के आधार पर तैयार किया गया। आपात स्थिति में संबंधित उपलब्ध अन्य बातों के साथ साथ जर्मन राज्य संविधान द्वारा प्रभावित हुए थे। न्यायिक आदर्शों तथा संसदीय विशेषाधिकारों के विवाद से संबंधित उपबंधों की परिधि तथा अनेक विस्तार को समझने के लिए अभी भी ब्रिटिश संविधान का सहारा लेना पड़ता है। संविधान का निर्वाचन। कानूनों के निर्वाचन के लिए लागू सामान्य नियम संवैधानिक निर्वाचन के क्षेत्र में भी उतने ही मान्य हैं, किंतु संविधान मूलभूत सर्वोच्च विधि होता है। वह विधायिका का सिरदर्ज करता है और उनके अंतर्गत देश की सभी विधियां बनाई जाती हैं तथा वे विधेयक प्राप्त करते हैं। उदार निर्वाचन के सिद्धांत के अनुसार संविधान का निर्वाचन उदार दृष्टि से किया जाना चाहिए, सक्रिय दृष्टि से नहीं। सामान्य विधियों के अलावा कुछ विशेष नियम भी हैं। संविधान के प्रत्येक उपबंध की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए जिसमें उसमें प्रयोग के लिए लाए गए प्रत्येक शब्द को अर्थ तथा प्रासंगिकता मिले। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, प्रत्येक शब्द उसके सामान्य के साधारण अर्थ में प्रयोग किया गया समझा जाता है और उसका सीधा साधा व्यवहारिक अर्थ लिया जाना चाहिए। संविधान के निर्वाचन का उद्देश्य संविधान निर्माताओं की मंशा को समझना, किंतु उसे मूल पाठ में प्रयुक्त वास्तविक शब्दों से समझा जाना चाहिए। यदि किसी संवैधानिक संबंधों की भाषा स्पष्ट तथा असंदिग्ध
है तो संविधान की भावना या संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान सभा में व्यक्त किया गया विचार जैसे बातें निर्वाचन के लिए बेईमाने हैं, किंतु यदि भाषा का स्पष्टता के कारण उसके एक से अधिक अर्थ लगाए जा सकते हैं तो इन पर स्पष्टीकरण के लिए विचार किया जा सकता है। अनिवार्य है कि संविधान को और उसके प्रत्येक भाग को उचित महत्व देते हुए समग्र रूप से बढ़ा जाए। जहाँ दो उपबंध परस्पर विरोधी प्रतीत होते वहाँ समारस संरचना सिद्धांत के अंतर्गत उनका यह अर्थ स्वीकार कर लेना चाहिए जो दोनों उपबंधों को प्रभावी बनाता हो तथा उसके सुप्रवाही तथा समारस परिवर्तन को सुनिश्चित करता हो। पृथक्करण के सिद्धांत के अंतर्गत यदि किसी उपबंध का कोई भाग अभिवान्यमान पाया जाए तो शेष भाग की विधानमता पर उसका कोई असर नहीं होना चाहिए, बशर्ते इसे अपेक्षित भाग से पृथक किया जा सकता हो तथा यह अपने आप में पूर्ण हो। गोपालनाथ के मामले में हमारे उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनाए गए भावी विरुद्ध निर्माण के सिद्धांत के अनुसार न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्वाचन तथा इसके द्वारा घोषित विधि के प्रतीत दिशा में अथवा किसी पिछली तारीख से लागू नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात अतीत के कार्यों की विधि मान्यता प्रभावित नहीं होना चाहिए। जय हिंद।